तो सीधे आपको ले चलते हैं चंडीगढ़, जहां हमारे संवाददाता पवन मौजूद है, जिनके साथ सुभाष बराला भी मौजूद है। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। बिल्कुल, देखिए हरियाणा में छठे फेज में 12 मई को मतदान होना है, यानी जो है वो 30 से 32 दिन का जो समय है वो हरियाणा में जो वोटिंग होनी है लोकसभा चुनाव के लिए 10 सीटों पर, उसमें अभी बाकी है। लेकिन सभी जो दल हैं वो पूरे तरीके से मैदान में उतरे हुए हैं और जहां दल बदल चल रहा है वहीं पर गठबंधन की भी चर्चाएं अलग अलग जगह पर चल रही है। मेरे साथ हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष सुभाष बराला है। बराला साहब, हरियाणा की राजनीति में लोकसभा के चुनाव घोषित होने के बाद कोई नेता इधर से उधर जाने की तैयारी में है, कहीं पर गठबंधन की चर्चाएं हो रही है। आपका क्या प्लान है? आपने 8 उम्मीदवार सबसे पहले उतार दिए मैदान में, क्या तैयारी है आपकी इन 8 सीटों पर और इसके अलावा दूसरी जो सीटें अभी जिन पे आपके उम्मीदवार उतरना बाकी है? देखिए, हमारी जो तैयारी है वो दोनों तरह की तैयारियां हमारी चल रही हैं। राजनीतिक कार्यक्रम जैसे मुख्यमंत्री जी की सभाएं चल रही हैं, मुख्यमंत्री जी के रोड शो चल रहे हैं, हमारे जो 8 उम्मीदवार हैं उनके भी जनसंपर्क के कार्यक्रम चल रहे हैं, छोटी छोटी बैठकों से लेकर के नुक्कड़ सभाएं उन लोगों की हो रही हैं। दूसरी तरफ हमने जो संगठनात्मक जो हमारा ढांचा है उसको पूरी तरह से हमने चुस्त दुरुस्त किया हुआ है। हमारी मंडल और बूथ स्तर की इकाइयाँ जो पूरी तरह से एक्टिव हैं और हमने उसको और नीचे तक एक्टिव किया है। हमने तो बूथ में अगर 20 पन्ने हैं तो हर पन्ने का हमने इंचार्ज बना करके और तैयार पूरी उसकी टीम हमने कर रखी है और इनके विधानसभा अनुसार सम्मेलन भी हमारे शुरू हो चुके हैं। आपने 8 उम्मीदवार उतार दिए हैं, लेकिन 2 सीटें रोहतक और हिसार, जहां पर आपका उम्मीदवार नहीं उतरा है। पिछली बार 2014 में आपका गठबंधन था, इसके चलते हिसार आपके पास गठबंधन की सीट थी और रोहतक में आप 8 सीटों पर लड़े, लेकिन आप रोहतक में चुनाव नहीं जीत पाए थे। इस बार रोहतक और हिसार जीतने की खासतौर पर क्या रणनीति है और उम्मीदवार का ऐलान कब तक हो सकता है? देखिए, रणनीति तो जहाँ तक है मैंने आपको बताई, दोनों तरह की रणनीति हमारी चल रही है, संगठनात्मक भी और राजनीतिक गतिविधियों की भी। और हम 8 सीटों के साथ साथ दोनों सीटों पर इसी आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। और जहाँ तक आपने कहा कि जीतने की बात, तो पिछला चुनाव 8 सीटों पे लड़ा था, 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। और इस बार जिस प्रकार से जनता का मूड है, जिस प्रकार की हमारी सरकार की उपलब्धियां हैं, चाहे हमारी हरियाणा सरकार की उपलब्धियों की बात कर लें या फिर क्योंकि ये चुनाव केंद्र सरकार की उपलब्धियों के आधार पर मुख्यतः लड़ा जाएगा, मोदी जी के नेतृत्व में जो गरीब कल्याण हुआ है, जो विकास हुआ है, जो देश की सुरक्षा सुनिश्चित हुई है, ये सारे मुद्दे इस प्रकार के हैं जिनको लेकर के हमारी जो मजबूत संगठनात्मक जो टीम है, हमारा एक एक पन्ना प्रमुख है, एक एक घर में एक एक वोटर से कई बार उसका संपर्क होगा और इसी रणनीति के तहत हम लोग चुनाव में जीत हासिल करेंगे। बराला साहब, अरविंद शर्मा जो है वो आपके साथ आपकी पार्टी में जुड़े और चर्चा थी कि करनाल या सोनीपत, इन दोनों में से कहीं से भी वो बीजेपी के लोकसभा के उम्मीदवार हो सकते हैं। यहाँ से तो मैदान में उम्मीदवार आ चुके हैं। ऐसे में क्या अरविंद शर्मा अब आपके साथ बने रहेंगे? चूंकि चर्चाएं हैं मीडिया में, सोशल मीडिया में, कि अरविंद शर्मा एक बार फिर पुराने घर में वापसी की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं है। अरविंद शर्मा भारतीय जनता पार्टी में और भारतीय जनता पार्टी में रहेंगे। और जहाँ तक लोकसभा चुनाव की बात है या किसी अन्य चुनाव की बात है, कहीं कोई उनके साथ ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं था कि उनको लोकसभा का चुनाव लड़वाया जाएगा और वो भी इस बात को अच्छी प्रकार से समझते हैं, तो इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी में ही रहेंगे। कुलदीप बिश्नोई की भी चर्चाएं हैं। पिछले दिनों एक बार फिर चर्चा हुई कि आपके पार्टी के बड़े नेताओं के संपर्क में दिल्ली में हैं और कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में आ सकते हैं। और ये भी चर्चा हुई कि हिसार की लोकसभा की जो सीट है वो आपने अनाउंस नहीं की है, तो क्या पता आप भी संभावनाएं तलाश रहे हैं? देखिए, जहाँ तक कुलदीप बिश्नोई की बात है, इस प्रकार की जो मुलाकातें हैं और हैं, इस प्रकार की चलती रहती हैं राजनीतिक क्षेत्र में और संभावनाएं राजनीतिक क्षेत्र में हर तरह की खुली रहती हैं। लेकिन कुलदीप बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी में आएंगे, इस बात की संभावना आज के दिन बिल्कुल जीरो है। रोहतक लोकसभा और हिसार लोकसभा, इन 4 लोकसभा, माफ कीजिए, इन 2 लोकसभा के ऊपर जो है वो 4 उम्मीदवारों की चर्चाएं हैं। सुभाष बराला, ओम प्रकाश धनखड़, राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर और जो है वो चौधरी बीरेंद्र सिंह। इन 4 नामों पर चर्चा है कि ये इन 4 में से कोई 2 जो है वो चेहरे हो सकते हैं। तो क्या सच में ही ऐसा हो सकता है सर? देखिए, किसका चेहरा होगा, किसका चेहरा नहीं होगा, कौन उम्मीदवार आएगा, कौन नहीं आएगा, इस बात का फैसला हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने करना है। और जब सारी बातों की चर्चा वहाँ पर हो चुकी है तो मुझे नहीं लगता इस विषय में कोई ज़्यादा अभी कहना कोई उचित रहेगा। साहब, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का सोनीपत रोहतक को गढ़ माना जाता है। सोनीपत से इस बार चर्चा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो उम्मीदवार हो सकते हैं और रोहतक से उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा है, उनकी लगभग सीट जो है वो तय ही है। ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा
को रोहतक सोनीपत में हराने के लिए क्या कोई अलग से स्ट्रेटजी बीजेपी बना रही है? देखिए, हमारी हर सीट पे एक स्ट्रेटजी बनी हुई है, हर सीट जीतने की हमारी रणनीति बनी हुई है, और जो रणनीति हमारी बनी हुई है उसके आधार पे मैं दावे के साथ कहता हूँ ये किसी भी नेता को ले आए। अब जिन चुनाव में लेकर के आए थे ना, कोई कमी थोड़ी छोटी थी, बड़े से बड़ा चेहरा लेकर के आए थे, जनता ने धूल चटा दी। जनता को इस बात का एहसास हो गया है कि वास्तव में अगर लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करते हुए उनकी ठीक प्रकार से स्थापना कर सकती है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर सकती है। ईमानदार शासन अगर कोई दे सकता है तो भारतीय जनता पार्टी दे सकती है, पारदर्शी शासन दे सकती है तो भारतीय जनता पार्टी दे सकती है, और युवाओं को, बेरोजगारों को मेरिट के आधार पर ईमानदारी के साथ कोई रोजगार दे सकता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही दे सकती है। और देश को कोई सुरक्षित रख सकता है तो देश में आज दुनिया के सबसे बड़े और मजबूत नेता नरेंद्र मोदी जी ही एक सुरक्षित भारत दे सकते हैं। इस बात का एहसास जनता को, इसलिए किसी भी नेता को उतार दें, भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10 की 10 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। राणा साहब, एक बार जो है इस बार आपने ये भी कोशिश की है कि जो 3 सीटें नायब सैनी कुरुक्षेत्र से, सुनीता दुग्गल सिरसा से और संजय भाटिया करनाल से, ये 3 जो आपके चेहरे हैं ये आपके संगठन के ही चेहरे हैं, आपके बीजेपी के ही चेहरे हैं, और बाकी जो आपके उम्मीदवार हैं वो पहले से जो है वो आपके सांसद भी थे। तो ऐसे में क्या ये कोशिश की गई है, बीजेपी ने इस बार ये कोशिश की है क्या कि अपने ही लोगों पर दावा लगाया जाए, जो इधर उधर से आकर पार्टी ज्वाइन करें, उनकी बजाय जिताऊ और अपने उम्मीदवार हों? देखिए, ये हर पार्टी की एक रणनीति अपनी होती है, और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी विशेष रणनीति के आधार पर काम किया है, और उम्मीदवार आपके सामने हैं। पुराने लोग भी इसमें हैं जिनका भारतीय जनता पार्टी में बहुत लंबा अनुभव संगठन चलाने का है। 2 हमारे उम्मीदवार कृष्णपाल जी और रतनलाल कटारिया जी प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे हैं। 2 अन्य अनुभवी नेता जो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी में आए थे और बहुत अच्छे तरीके से भारतीय जनता पार्टी के संगठन के साथ रच बस करके वो आज पुराने नेताओं की और बड़े नेताओं की गिनती उनकी तो होती है, वो भी आज चुनाव मैदान में हैं। और हमारी पार्टी की टीम के, जैसे आपने कहा कि 3 नए चेहरे, ये भी इस टीम में भारतीय जनता पार्टी ने उतारे हैं। तो ये एक सब तरह का इसमें कार्यकर्ताओं का समावेश किया गया है, नए भी पुराने भी, और बहुत अच्छी टीम एक चुनाव में उम्मीदवारों के नाते भारतीय जनता पार्टी ने दी है। और आप देखेंगे कि एक जो हमारा उम्मीदवार है उसकी अपनी कहीं न कहीं कोई विशेषता है। आपने विशेषता की बात की, 2 उम्मीदवार ऐसे भी हैं जिनकी ये विशेषता है, वो लोकसभा का चुनाव लड़ने से उनकी मोह भंग हो चुका था, वो लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन 5 नगर निगम के नतीजे, जींद का उपचुनाव का नतीजा देखकर जो है उन्होंने फिर से लड़ने की इच्छा जता दी। भिवानी से धर्मवीर सिंह की मैं बात कर रहा हूँ, सोनीपत से रमेश कोसी की बात कर रहा हूँ। उनका नहीं था लोकसभा चुनाव लड़ने का मन, लेकिन फिर उनकी इच्छा हुई कि लोकसभा चुनाव लड़ा जाए। तो क्या इसके अलावा आपके पास भी कोई विकल्प नहीं था इन दोनों जगह पर? देखिए, ऐसा नहीं है, कहीं कोई किसी ने मुझे नहीं लगता किसी नेता ने चुनाव लड़ने से इनकार किया हो। और एक बात ये भी है कि आज के दिन भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर, हरियाणा में नहीं, पूरे देश के अंदर अगर कोई नेता चुनाव लड़ना चाहता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर हैं या जो लोग भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं, उनको पता है कि देश की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में किस प्रकार से लोगों की भलाई के लिए काम करे, किस प्रकार से जन कल्याण के, गरीब कल्याण के, देश के विकास के, देश की सुरक्षा के काम कर रही है। इसलिए सबको लगता है कि लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए। और इतने बड़े नेता जो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नेताओं में जिनकी गिनती होती है, उनके संसद में उनके साथ सदस्य के रूप में काम किया जाए, ऐसी बहुत सारे नेताओं की इच्छा है, और इसमें कहीं बुरी बात भी नहीं है। राणा साहब, आज जो है वो जननायक जनता पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला चंडीगढ़ में थे, और उन्होंने ये कहा है कि नवरात्रों में एक शुभ समाचार देने वाले हैं और एक गठबंधन जो है वो हरियाणा में होने जा रहा है। उन्होंने संकेत दिया है जेजेपी और आम आदमी पार्टी जो है वो एक साथ चुनाव लड़ सकती है। क्या आप असर देखते हैं बीजेपी के ऊपर? देखिए, इसमें 2-3 तरह की और भी चर्चाएं हैं पवन जी। पीछे एक चर्चा आई थी, आम आदमी पार्टी के नेताओं ने और कुछ अन्य नेताओं ने इस प्रकार की बयानबाजी की थी कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए कांग्रेस पार्टी, जेजेपी और आम आदमी पार्टी को इकट्ठा आना चाहिए। अगर इकट्ठा नहीं आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतने वाली है। एक बात यह है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की जो उपलब्धियां हैं, चाहे केंद्र सरकार की हैं, हरियाणा सरकार की हैं, उस उपलब्धियों से ये लोग डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, सहमे हुए हैं। ये सोच रहे हैं कि किस प्रकार से जिस पार्टी ने इतनी मजबूती के साथ जनता के हित के काम किए उसका मुकाबला आप लोग करेंगे। और दूसरी बात ये, इन 2 दलों ने तो जींद के अंदर भी गठबंधन किया था, आम आदमी पार्टी ने और जेजेपी ने, और उम्मीदवार भी
उसमें इस परिवार का आया था, वो भारतीय जनता पार्टी का उस चुनाव में मुकाबला नहीं कर पाए, उनसे हमने उन्हीं की सीट को छीन करके भारतीय जनता पार्टी ने सीट जीती। इसलिए किसी का भी गठबंधन हो जाए, भारतीय जनता पार्टी को कोई इस पे से फर्क पड़ने वाला नहीं है। हरियाणा की जनता ने और देश की जनता ने दोबारा से नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना तय कर लिया है। हिसार और रोहतक की सीट पर उम्मीदवार कब तक घोषित हो जाएंगे सर? देखिए, मुझे नहीं लगता अभी कोई बहुत जल्दबाजी है। सारी बातें हो चुकी हैं, केंद्रीय नेतृत्व के संज्ञान में सारी बातें हैं, वो जब चाहेंगे घोषणा कर देंगे। इसके अलावा जो है वो राहुल गांधी ने आज दूसरी जगह यानी वो 2 जगह से इस बार लड़ रहे हैं, नामांकन भरा है। और राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी, कहाँ पर देखते हैं 2 जगह से वो चुनाव लड़ रहे हैं और उनका घोषणा पत्र, आपका घोषणा पत्र कहाँ देखते हैं? देखिए, सारी चीज़ें जनता के सामने हैं। आज राहुल गांधी जी क्यों पलायन कर रहे हैं? सुरक्षित से सुरक्षित सीट देख करके वो जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उनको जो वो अमेठी उनका लोकसभा क्षेत्र जो रहा है, उससे वो अपने आप को सुरक्षित नहीं मान रहे हैं। इसलिए एक सुरक्षित स्थान ढूंढ करके वहाँ से चुनाव लड़ा जाए, इस बात की योजना से वो वहाँ पर गए हैं। और मैं समझता हूँ कि जो अमेठी है, इस बार वो 100 के 100% वहाँ से चुनाव वो हारने वाले हैं। और जहाँ तक घोषणा पत्र की बात है, देखिए, एक तरफ तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस 5 साल के कार्यकाल में देश में गरीब का कल्याण की योजनाएं लागू होती हैं, देश में विकास का एक मजबूत ढांचा विकसित किया जाता है, देश पूरी तरह से सुरक्षित हो, आंतरिक सुरक्षा के मामले में भी, बाह्य सुरक्षा के मामले में इस बात को सुनिश्चित किया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो घोषणाएं वो लोग करते हैं, अपना घोषणा पत्र तैयार करते हैं, उसमें वही झूठे लारे और नारे जो नेहरू जी के समय से शुरू हुए थे और वो पिछली सरकार इनकी 10 साल की जो मनमोहन जी की रही, उस तक वो नारे चल करके आए। गरीबी को हटाने के राज तो इनका चला, गरीबी हटी नहीं, गरीब जरूर हटते चले गए। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, संकल्प दोहराते हैं कि हम हमारे देश को आंतरिक और बाहरी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमारे सैनिकों को, अर्धसैनिकों को खुली छूट देंगे। दूसरी तरफ राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कहा जाता है कि हम देशद्रोह की जो धाराएं इस देश के अंदर हैं, देशद्रोह के जो मुकदमे बनते हैं, उसको ख़त्म कर देंगे, किसी के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज नहीं होगा। और सेनाओं को भी, खास करके जम्मू कश्मीर में और जो हमारे दूसरे सीमांत राज्य हैं, जिनमें हमारे सुरक्षा बलों को ये अधिकार मिले हुए हैं कि कोई भी देश तोड़ने वाली इस प्रकार की ताकतें हैं, आतंकवादी हैं, उनके खिलाफ वो ठोस एक्शन ले सकते हैं। उनके हाथ बांधने की घोषणा राहुल गांधी जी अपने घोषणा पत्र में करते हैं। तो देश की जनता इस बात को बारीकी से देख रही है कि कौन सी पार्टी किस प्रकार से देश को चला रही है और आगे चलाना चाहती है, कौन सी पार्टी ने देश को पहले किस प्रकार से चलाया है और कैसे आगे चलाने का वायदा करती है। बहुत बारीकी से देश की जनता देख रही है। 10 की 10 सीट जीतने का आपका पूरा दावा है? निश्चित रूप से हरियाणा प्रदेश में 10 की 10 सीटें, ये भारतीय जनता पार्टी ने तो कर्म करके दिखाया, मेहनत करके दिखाई है, जन कल्याण करके दिखाया, लेकिन हरियाणा की जनता ने खुद ने इस बार कमर कस ली है। आपने देखा होगा कि 5 निगम के चुनाव हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जिताए, जींद का उपचुनाव जिताया। अब पहल हरियाणा की जनता ने कर दी है कि वो 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जिताने वाली है। आखिरी सवाल है, आपके चुनावी शोर के बीच किसान जो है वो काफ़ी परेशान है। मंडियों में सरसों की फसल जो जा रही है बिक नहीं रही है, क्योंकि आपकी सरकार ने कैप लगा रखी है कि एक किसान इतनी सरसों बेच सकता है। आड़तियों की मनमर्जी के आगे किसान जो है वो परेशान है। क्या मुख्यमंत्री से बात करेंगे, क्या अधिकारियों से बात करेंगे, क्या दिशा निर्देश जो है वो अधिकारियों को दिए जाएंगे, क्योंकि किसानों के लिए काफ़ी परेशानी हो रही है, उनको अगली फसल की बिजाई करनी है और सरसों लेकर वो मंडी के चक्कर काट रहे हैं। देखिए, इसमें मुख्यमंत्री जी से भी और अन्य लोगों से जिनसे बातचीत होनी थी, बातचीत हुई है। किसी भी रूप में किसान को परेशान नहीं होने दिया जाएगा। देखिए, एक बात तो आपने कैप की बात कही है, हम एक बात कहते हैं कि किसान के खेत में जितनी सरसों की फसल हुई है भारतीय जनता पार्टी खरीदेगी, लेकिन क्योंकि एक लंबा बॉर्डर हमारा हरियाणा का लगता है, राजस्थान के साथ भी लगता है, पंजाब के साथ भी लगता है, उत्तर प्रदेश के साथ भी लगता है, पूर्व में भी, क्योंकि हरियाणा की सरकार ने एक विशेष योजना बनाई है हमारे किसान की फसल खरीदने के लिए। सरकारी एजेंसी भी खरीदती है और जहां सरकारी एजेंसी नहीं खरीदती, वहां अगर प्राइवेट कोई एजेंसी खरीदती है किसी की सरसों की फसल को, तो वहाँ पर उसको जो भावांतर भरपाई है, जो कम भाव मिलता है सरकारी भाव से, उसकी पूर्ति हमारी सरकार करती है। इसलिए इस बात का ख्याल भी रखा जा रहा है कहीं कि काला बाजारी इस सिस्टम के अंदर ना घुस जाए, इसका भी ध्यान रख करके चला जा रहा है, किसान का भी ध्यान रख करके चला जा रहा है। मैं आपको एक दावे के साथ बात कहता हूँ कि किसान को किसी भी तरह की परेशानी नहीं आने दी जाएगी।
ये हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष सुभाष बराला हमारे साथ थे, जिन्होंने ये दावा किया है कि 10 की 10 सीट जो हरियाणा की है वो बीजेपी जीतेगी। चूंकि जो लोग हैं उन्होंने मन बना लिया है कि बीजेपी का साथ देना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और ज़्यादा मजबूत करना है। साथ ही बराला ने यह भी कहा कि जींद का उपचुनाव बीजेपी जीती और इससे पहले 5 नगर निगम के जो चुनाव हैं हरियाणा के वो बीजेपी ने जीते हैं। तो अब लोग जो है वो बीजेपी ने जो काम किया है हरियाणा में, हरियाणा की भाजपा सरकार ने और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हरियाणा में लागू हुई है उसके चलते लोग जो है वो बीजेपी के साथ है। जी, तो हरियाणा से बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने जनता टीवी से बातचीत कही और कहा कि जनता बीजेपी के पक्ष में है। ऐसा कहना है सुभाष बराला का। उन्होंने ये भी दावा किया कि 10 की 10 सीटें बीजेपी ही जीतेंगी और साथ ही हर सीट पर उनकी एक मजबूत स्ट्रेटजी तैयार है। रोहतक हिसार से जल्द होगा प्रत्याशियों का ऐलान, ऐसा कहना है बराला साहब का। अब आपको बता दें कि हर सीट के लिए अलग रणनीति बनाई गई है, अलग स्ट्रैटेजी बनाई गई है। देश बीजेपी के हाथों पे सुरक्षित है। वहीं किसानों के लिए हर तरीके की सुविधाएं दी जाएगी, किसान परेशान नहीं होगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने जनता टीवी से एक खास बातचीत में बातें कही और कहा कि जनता पूरी तरीके से बीजेपी के पक्ष में है।